नमस्कार। हम अक्सर बोलने की आज़ादी की बात करते हैं जो हमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलती है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि बोलने के लिए जानने का अधिकार कितना ज़रूरी है? एक सूचित राय के बिना हमारी आवाज़ में वो वज़न कैसे आएगा? आज हम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून की उस मशीनरी को समझने जा रहे हैं जो इस संवैधानिक वादे को हकीकत बनाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कानून के इंजन मतलब इसकी धारा 5 और 6 पर रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये वो औजार हैं जो किसी भी आम नागरिक को सरकार के बंद दरवाजों के पीछे देखने की ताकत देते हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये ताकत सिर्फ कागज पर न रहकर जमीन पर असल में काम कैसे करती है। आपने इसे मशीनरी और इंजन कहा, और ये बिल्कुल सही उपमा है। देखिए, एक अधिकार का ऐलान कर देना एक बात है, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। धारा 5 और 6 मिलकर वो वही सिस्टम बनाते हैं। ये तय करते हैं कि नागरिक की आवाज़ सुनेगा कौन और सुनने की प्रक्रिया क्या होगी। एक तरह से ये इस कानून की आत्मा को शरीर देते हैं। चलिए, तो फिर इस मशीनरी के पुर्जे एक एक करके खोल कर देखते हैं। शुरुआत करते हैं धारा 5 से, जो पर्दे के पीछे की तैयारी करती है। इसमें लोक सूचना अधिकारियों यानी पीआईओज की नियुक्ति की बात है। हम सब पीआईओ के बारे में सुनते तो हैं, पर इस कानून ने सिर्फ एक पद बनाकर काम खत्म नहीं किया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम क्यों था? ये इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि इसने पहली बार एक गुमनाम चेहरा विहीन नौकरशाही में जवाबदेही का एक चेहरा तय किया। इससे पहले क्या होता था? आप एक अर्जी देते थे और वो फाइलों के ढेर में कहीं खो जाती थी। आपको पता ही नहीं होता था कि किससे पूछें, कौन जिम्मेदार है। धारा 5 ने कहा, नहीं, हर सरकारी दफ्तर में एक ऐसा अधिकारी होगा जिसका कानूनी कर्तव्य है आपकी अर्जी लेना और उसका जवाब देना। ये नागरिक और प्रशासन के बीच एक स्टैट्यूटरी इंटरफेस बनाने जैसा था। अच्छा। और कानून कहता है कि लागू होने के 100 दिनों के अंदर हर विभाग को ये अधिकारी नियुक्त करने ही होंगे। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बाध्यता है। लेकिन भारत तो सिर्फ बड़े शहरों और राजधानियों में नहीं बसता। दूर दराज के गांवों में बैठा कोई व्यक्ति जिला मुख्यालय तक कैसे पहुंचेगा? क्या कानून ने इस दूरी के बारे में सोचा? बिल्कुल सोचा है, और यहीं पर यह कानून अपनी जमीनी समझ दिखाता है। ये सिर्फ बड़े दफ्तरों पर नहीं रुकता। कानून उपमंडल या ब्लॉक स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारियों मतलब एपीआईओ की नियुक्ति को भी अनिवार्य बनाता है। अच्छा, एपीआईओ। जी, इसे आप सूचना के अधिकार की लास्ट माइल कनेक्टिविटी कह सकते हैं। जैसे हर गांव में एक छोटा पोस्ट ऑफिस होता है जो आपके खत को बड़े शहर के हेड ऑफिस तक पहुंचाता है, ठीक वैसे ही एपीआईओ का काम है कि वो आपकी अर्जी लेकर सही पीआईओ तक पहुंचाए। यहाँ एक दिलचस्प बात है। स्रोत बताते हैं कि अगर आवेदन एपीआईओ के जरिए दिया जाए तो जवाब की समय सीमा में 5 दिन और जुड़ जाते हैं। पहली नज़र में ये एक देरी की तरह लगता है। हाँ, और ये बहुत ही आम गलतफहमी है। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो ये देरी नहीं, बल्कि कानून के डिजाइन में छिपी हुई एक सहानुभूति है। कानून इस प्रशासनिक हकीकत को समझता है कि एक ब्लॉक के दफ्तर से फाइल को जिला मुख्यालय तक फिजिकली पहुंचने में वक्त लगता है। सही बात है। ये 5 दिन का बफर ये सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी नागरिक का आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज ना हो जाए क्योंकि वो समय पर सही मेज तक नहीं पहुंच पाया। ये एक तरह से सिस्टम की धीमी गति का बोझ नागरिक पर डालने की बजाय खुद सिस्टम पर डालता है। यानी कानून सिर्फ आदर्शवादी नियम नहीं बना रहा, बल्कि वो भारत की प्रशासनिक सच्चाइयों को ध्यान में रखकर चल रहा है। ये बहुत गहरा अवलोकन है। लेकिन इसमें एक और बात है जिस पर मैं ध्यान खींचना चाहती हूँ, सहायता करने का कर्तव्य। ये हमारी पारंपरिक बाबू वाली छवि से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता। सही कहा। ये इस कानून का सबसे बड़ा मानसिक बदलाव लाने वाला पहलू है। पीआईओ का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आवेदक की मदद करना है। सोचिए, एक अधिकारी जिसका काम आपको रास्ता दिखाना है, न कि रास्ते में रोड़े अटकाना। अगर कोई नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है या अपनी अर्जी लिख नहीं सकता, तो ये पीआईओ का कर्तव्य है कि वो उसकी बात सुनकर उसे लिखित रूप दे। ये माए बाप सरकार वाली मानसिकता से निकलकर सेवक सरकार वाली मानसिकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए मांगी गई जानकारी किसी एक अधिकारी के पास न होकर कई विभागों में फैली हो, तब पीआईओ क्या करेगा? क्या वो ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि ये जानकारी मेरे पास नहीं है? नहीं, और यहीं पर कानून नौकरशाही के सबसे पुराने बहाने मतलब
पासिंग द बक को खत्म करने की कोशिश करता है। ओह, कानून में एक बहुत ही चालाक प्रावधान है। यह पीआईओ को अधिकार देता है कि वह जानकारी जुटाने के लिए किसी भी दूसरे अधिकारी की मदद मांग सकता है। अच्छा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस पल पीआईओ किसी दूसरे अधिकारी से मदद मांगता है, वह दूसरा अधिकारी भी कानूनी तौर पर डीम्ड पीआईओ यानी पीआईओ ही मान लिया जाता है। ओहो, मतलब जवाबदेही उसकी भी बन गई। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर उस दूसरे अधिकारी ने जानकारी देने में देरी की या गलत जानकारी दी, तो उस पर भी वही जुर्माना लगेगा जो मुख्य पीआईओ पर लगता है। अच्छा, तो ये एक तरह से जवाबदेही का जाल बुन देता है जिसमें हर कोई शामिल हो जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा काम नहीं है। एकदम। ये प्रशासन के भीतर एक मजबूरन सहयोग का ढांचा तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक को विभागों के चक्कर न काटने पड़े, बल्कि विभाग खुद आपस में समन्वय करके नागरिक को जानकारी दें। ये पूरी प्रक्रिया का बोझ नागरिक से हटाकर प्रशासन पर डाल देता है। तो ये तो हुई पर्दे के पीछे की तैयारी। मतलब प्रशासन ने अपनी तरफ से अधिकारियों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया है जो जवाबदेह भी है और मददगार भी। लेकिन ये नेटवर्क एक आम नागरिक के लिए काम कैसे करता है? असली ताकत तो तब मिलेगी जब हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। यहीं पर धारा 6 की भूमिका शुरू होती है। सही कहा। अगर धारा 5 मशीनरी है, तो धारा 6 उस मशीनरी को चलाने की चाबी है जो किसी भी नागरिक के हाथ में है। और इस चाबी को जानबूझकर इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सके। आवेदन लिखित में हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, ऑनलाइन पोर्टल से हो सकता है। आप अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, हिंदी में या अपनी स्थानीय भाषा में। भाषा की कोई बाधा नहीं। कोई बाधा नहीं। मकसद था हर तरह की बाधा को हटाना, चाहे वो भाषा की हो, भूगोल की हो या तकनीक की। मैंने यहाँ एक लाइन पर गौर किया और मुझे लगता है ये इस पूरे कानून का सबसे शक्तिशाली वाक्य है। धारा 6(2) कहती है कि आवेदक को जानकारी मांगने का कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक मिनट, मतलब सरकार मुझसे ये पूछ ही नहीं सकती कि मुझे ये जानकारी क्यों चाहिए? ये तो पूरी तरह से सत्ता के समीकरण को पलट देता है। इस एक लाइन के पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी लोकतांत्रिक सोच है। सोच ये है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वो उसकी निजी संपत्ति नहीं है। वो जानकारी जनता के पैसे से जनता के लिए काम करते हुए इकट्ठा की गई है। इसलिए उस जानकारी पर पहला हक जनता का है। सरकार सिर्फ उसकी संरक्षक है। बिल्कुल, संरक्षक है, मालिक नहीं। जब आप अपने ही घर की कोई चीज मांगते हैं तो आपको कारण बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जब एक नागरिक अपनी ही जानकारी मांगता है तो उसका मकसद या उसकी मंशा वो अप्रासंगिक हो जाती है। वो उस जानकारी का क्या करेगा ये तय करना उसका अधिकार है, सरकार का नहीं। लेकिन क्या इससे कानून का दुरुपयोग नहीं हो सकता? मतलब क्या लोग सिर्फ अधिकारियों को परेशान करने के लिए या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए बेमतलब की जानकारी नहीं मांग सकते? ये एक वाजिब चिंता है और इस पर बहुत बहस हुई है। लेकिन कानून बनाने वालों का मानना था कि पारदर्शिता से होने वाला जो सार्वजनिक लाभ है वो इसके संभावित दुरुपयोग के छोटे-मोटे खतरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा। अगर हम नागरिकों से कारण पूछना शुरू कर देंगे तो हम फिर से अधिकारियों के हाथ में एक हथियार दे देंगे जिससे वे किसी भी आवेदन को ये कहकर खारिज कर सकते हैं कि आपका मकसद सही नहीं है। ये कारण न पूछने का नियम ही है जो नागरिक और अधिकारी को एक बराबरी के स्तर पर लाता है। ये मानता है कि लोकतंत्र में नागरिक पर भरोसा करना जरूरी है। ये वाकई एक बड़ा दृष्टिकोण है। अब एक और व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। अक्सर आम लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सी जानकारी किस मंत्रालय या विभाग के पास है। मान लीजिए किसी ने अपने इलाके की सड़क के बारे में जानकारी मांगने के लिए आवेदन पंचायत में दे दिया, जबकि वो जानकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास है। ऐसे में क्या होगा? क्या उसकी अर्जी खारिज हो जाएगी? नहीं। और यहीं पर इस कानून का नागरिक अनुकूल डिजाइन फिर से चमकता है। कानून ये मानकर चलता है कि नागरिक सरकारी व्यवस्था का विशेषज्ञ नहीं है और न ही उससे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सही बात है। इसलिए ये जिम्मेदारी भी प्रशासन पर ही डाली गई है। धारा 6(3) कहती है कि अगर आवेदन गलत विभाग में आ गया है तो उस विभाग का एक कर्तव्य है कि वो 5 दिनों के अंदर उसे सही विभाग को आगे भेज दे, मतलब ट्रांसफर कर दे। और आवेदक को बताए बिना? नहीं, सिर्फ भेजे ही नहीं बल्कि आवेदक को सूचित भी करे कि आपका आवेदन अब फला विभाग को भेज दिया गया है, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। वाह, यानी सही दफ्तर खोजना नागरिक का सिरदर्द नहीं बल्कि सरकार का काम है। ये तो सच में सिस्टम को नागरिक के इर्द गिर्द डिजाइन करने जैसा है। आपने सही शब्द पकड़ा, डिजाइन।
ये कानून संयोग से नहीं बना है, इसे बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। हर उस छोटी छोटी मुश्किल को पहले से सोचा गया है जो एक आम नागरिक को सरकारी दफ्तरों में झेलनी पड़ती है, और उसे दूर करने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो जब हम धारा 5 और धारा 6 को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। आप इसे एक कार की तरह समझ सकते हैं। अच्छा। धारा 5 उस कार का इंजन है, उसका गियर बॉक्स है, उसका स्टीयरिंग व्हील है, यानी पूरी अंदरूनी मशीनरी। ये पीआईओस की नियुक्ति, उनकी जवाबदेही और मदद करने की प्रणाली है। लेकिन धारा 6 उस कार की चाबी है और एक बेहद सरल यूजर मैनुअल। एक आम नागरिक को यह जानने की जरूरत नहीं है कि इंजन कैसे काम करता है, उसे बस ये पता होना चाहिए कि चाबी कहाँ लगानी है और कार चलानी कैसे है। धारा 6 वही चाबी है। बिना इंजन यानी धारा 5 के चाबी का कोई मतलब नहीं, और बिना चाबी यानी धारा 6 के इतना शक्तिशाली इंजन बस एक लोहे का डिब्बा है। और ये सब वापस हमारे शुरुआती बिंदु से जुड़ता है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से। अब मैं उस जुड़ाव को और बेहतर तरीके से देख पा रही हूँ। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी में जानने की आजादी निहित है। ये एक महान सिद्धांत था, लेकिन दशकों तक ये सिर्फ एक सिद्धांत ही रहा। आरटीआई कानून और खासतौर पे इसकी धारा 5 और 6 ने उस सिद्धांत को एक जमीनी हकीकत में बदल दिया। उन्होंने बताया कि जानने का अधिकार अमल में कैसे लाया जाएगा, कौन जानकारी देगा, कैसे मांगी जाएगी, गलत दफ्तर में अर्जी चली गई तो क्या होगा, ये सब। इन धाराओं ने एक संवैधानिक सपने को एक व्यावहारिक प्रक्रिया में बदल दिया। तो ये सिर्फ कानून के सूखे नियम नहीं है, ये लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले औजार हैं। यह उस मानसिकता को चुनौती देते हैं जहां माना जाता था कि सरकार का काम करना एक रहस्य है और नागरिक को उसमें झांकने का कोई हक नहीं। एकदम सही। इस कानून ने डिफ़ॉल्ट सेटिंग को बदल दिया है। पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग गोपनीयता थी, यानी सरकार की हर चीज गुप्त है जब तक कि उसे सार्वजनिक करने का कोई खास कारण ना हो। और अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग खुलापन है, यानी हर जानकारी सार्वजनिक है जब तक कि उसे गुप्त रखने का कानून के तहत कोई ठोस और जायज कारण ना हो। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में अब अधिकारी नहीं बल्कि नागरिक खड़ा है। ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार देता है। हमने देखा कि कानून अधिकारियों पर नागरिकों की सहायता करने का कर्तव्य डालता है, जो एक बहुत प्रगतिशील विचार है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, तब क्या होता है जब किसी संस्थान की संस्कृति, उसका डीएनए दशकों से सहायता का नहीं बल्कि गोपनीयता और नियंत्रण का रहा हो? इस तरह का कानून सिर्फ प्रक्रियाओं को ही नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी मानसिकता को कैसे चुनौती देता है, और उस टकराव का नतीजा क्या होता है?